नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। मुल्क के अंदर निगरान सेटअप के लिए दौड़ें हर तरफ लग चुकी हैं। पाकिस्तान की दो बड़ी सूबाई असम्बलियों में निगरान सेटअप के लिए सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं। मतलब ऑफ कोर्स अपना अपना नाम डलवाने की तो हर एक की कोशिश होगी, बट क्या निगरान सेटअप के बाद अगर 90 दिन के अंदर दोनों असम्बलियों में इलेक्शन हो जाते तो क्या मामलात बेहतर हो पाएंगे? इसीलिए असम्बलियाँ तोड़ी गई कि मुल्क के मामलात बेहतर नहीं है, मामलात को बेहतर करना है। तो खान साहब ने कहा कि मैं असम्बलियों से निकल जाऊंगा। खान साहब के असम्बलियों से निकलना, दो असम्बलियों में इलेक्शन, अगर जनरल इलेक्शन नहीं होते तो मामलात किस तरफ जाएंगे? और क्या दो असम्बलियों के में निगरान सेटअप आने के बाद मुल्क में वाकई इतना पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ट हो गया है कि बलूचिस्तान की असम्बली, सिंध की असम्बली और वफाक की असम्बली को तोड़कर या डिज़ोल्व कर वहाँ भी इलेक्शन करके मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन हो सकते हैं? और निगरान सेटअप पर जो इख्तलाफात हैं उस पर पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जनाब कंवर दिलशाद साहब ने। कंवर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो निगरान वज़ीर आला का जो इंतखाब है पंजाब के अंदर, वो एक जो है वो ताख़ीर का शिकार होता जा रहा है। एंड क्या होगा, कानून क्या कहता है इसके ऊपर, और कौन सा नाम आपको लगता है कि दिस कैन बी द फेवरेट नेम? सर देखा जी, निगरान हुकूमत के लिए चाहे अपने नुमाइंदों का तो उन्होंने दोनों पार्टियों ने दो नुमाइंदे भिजवा दिए हैं गवर्नर पंजाब को, और वो दोनों हो गए रिजेक्ट। तो अब ये चला गया मामला सूबाई पार्लियामानी कमेटी को, स्पीकर साहब के पास। तो स्पीकर के पास 48 घंटे हैं। 48 घंटों में अगर वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते तो ये इसके बाद 2 दिन के बाद ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को रेफर हो जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी आइन ने 48 घंटे दिए हुए हैं। तो 48 घंटों में उसमें चारों में से जो भी शख्स जो देखेगा इलेक्शन में पाकिस्तान, उसमें जिसको भी इत्तेफाक राय हो जाएगा तो वो पंजाब का केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, उसका तर्क हो जाएगा। और जब इलेक्शन में पाकिस्तान किसी के बारे में फैसला कर दे तो किसी अदालत में वो चैलेंज नहीं हो सकता, वो हतमी फैसला होता है। वेरी राइट। साहब जरा ये बता दीजिएगा, इलेक्शन कमीशन का तरीकाकार क्या होता है कि उन 4 नामों को वो कैसे एक नाम उनमें से फाइनल करता है? सर, तो ये इलेक्शन से पाकिस्तान ने ही फैसला करना है और ये चंद रोज में फैसला हो जाएगा। आपको केयर टेकर जो हुकूमत आ जाएगी तो वो अपनी निगरानी में इलेक्शन करवाएगी, और इलेक्शन के पाकिस्तान ने 90 दिन में आर्टिकल 224 पुरानी कानूनी जिम्मेदारी है। अब ये सूबाई को जो है पंजाब की वो भी तब्दील हो गया। वेरी राइट। कंवर साहब, मेरा सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन कैसे एक नाम फाइनल करता है, वो तरीकाकार क्या है? सर, इलेक्शन के पाकिस्तान के पास सारी मशीनरी मौजूद है। तमाम सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत उनकी अंडर है, आर्टिकल 222 के तहत और 220 के तहत। सर अगर मेरी आपको आवाज आ रही है, कंवर साहब, निगरान वज़ीर आला का नाम फाइनल किस तरह किया जाता है इलेक्शन कमीशन के अंदर? सर, इलेक्शन में पाकिस्तान फैसला करेगा। जब चार जो दोनों एक अपोजिशन की तरफ से है और एक ग्रुप की तरफ से है, परवेज इलाही साहब की तरफ, हमजा शहबाज की तरफ से, ये दो मेंबरों के जो नुमाइंदे हैं वो इलेक्शन पाकिस्तान खुद ही फैसला करेगा। 5 मेंबर हैं, वो जिस पर भी उनकी इत्तेफाक राय हो जाए तो वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, अब 90 दिन के लिए या 100 दिन के लिए। तो ये तो एक तरीकाकार है, माजी में भी होता रहा, 2013 में भी हुआ, 2018 में भी हुआ, 2010 में भी हुआ। ये तो सारा इत्तेफाक से जो भी जिसमें भी इलेक्शन में पाकिस्तान फैसला करेगा वो हतमी फैसला हो जाएगा और वो तमाम पार्टी को तस्लीम करना पड़ेगा। सर ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कि पंजाब के अंदर जो निगरान वज़ीर आला है वो इमरान खान साहब को भी और नून लीग को भी, दोनों को कबूल हो? क्या ऐसा नाम आपको नजर आ रहा है इन 4 नामों में मुमकिन है? सर नहीं, इमरान खान साहब ने जो नाम दिए हैं वो बड़े अपराइट नाम है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं, हम इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। इसी तरह जो शहबाज शरीफ की तरफ से नाम आए हैं वो भी बड़े अपराइट हैं। तो दोनों शख्सियात जो हैं बड़े अहम शख्सियात हैं, लेकिन उनका फैसला जो है इलेक्शन में पाकिस्तान ने करना है। दोनों तरफ से जो नुमाइंदे आए हैं वो बड़े अपराइट आए हैं, उन पर हमें इसकी उनकी काबिलियत पर कोई शक व शुबा नहीं है, और वो बड़े अच्छे अपने, जैसे मोहसिन नकवी का साहब नाम आया है, इसी तरह से अपना ये सरदार अहमद नवाज सुखेरा साहब का नाम आया। बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट रहे, 9 साल फेडरल सेक्रेटरी रहे और उसके बाद तमाम इदारों में उन्होंने काम किया। तो ऐसी शख्सियात को अगर बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब में तो कोई हर्ज नहीं है, वो अपने इंडिपेंडेंट तरीके से ये कहना नहीं होते। इमरान खान नाम भेज दिया, इमरान खान को सीवी देखकर काम देख लिया। अब उनका काम जो है वो बाकायदा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन और उसके तमाम सर वेरी राइट। कंवर साहब, आपका क्योंकि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के रूल और कवानीन पर तो बड़ा आपकी कमांड है, लेकिन आपके कॉलम और आपके तज्जिए में सुनता रहता हूँ
सर ये बताइएगा कि पंजाब की असम्बली डिसॉल्व करना और फिर केपीके की डिसॉल्व करना, क्या ये खान साहब का एक वाइस डिसीजन समझते हैं आप सर? अब तो केपी की भी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, अभी कल तक उस पर भी केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, वहां भी कोई मसला पैदा नहीं होगा के खास तौर केपी में तो कोई मसला पैदा नहीं होगा। आप एतबार करें, हम भी चाहते हैं कि जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट में आ रहे हैं जो नाम आ रहे हैं, दो तरफ के नाम अच्छे हैं, उसमें इलेक्शन के पाकिस्तान में फैसला करें और जो बेहतर शख्सियत होंगे सामने आ जाएगी, तो वो इलेक्शन कमीशन के अंडर भी काम करेगा और अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ चलेगा। जो भी नाम आए बड़े अपराइट नाम, हमें इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए। जो परसेप्शंस बिल्ट हो रही हैं कंवर साहब, जो परसेप्शन बिल्ट हो रहे हैं उन पे आपकी राय क्या है? क्या वाकई 90 दिन के अलावा चांस नहीं है निगरान सेटअप के पास 90 दिन में हर सूरत इलेक्शन होगा, या कोई रास्ता निकल सकता है? वो इमरजेंसी की बात की जाती है कि एक्सटेंड हो सकता है। और दूसरा, दो असम्बलियों अगर डिसॉल्व हैं और वहाँ निगरान सेटअप है, तो क्या हम इसका ये समझें कि अब जनरल इलेक्शन की तरफ बासानी मुल्क जा सकता है सर? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात तो हैं अदनान साहब, वो इख्तियारात ये हैं कि मुल्क में जनाब ये कौमी असम्बली की नशिस्तें भी खाली हो रही हैं, खाली हो गई है, 35 10 11 पहले हो गई थी, 50 के लगभग हो गई है ना। इसी तरीके से आपके दोनों सूबाई असम्बली में डिसॉल्व हो चुकी है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये भी देखना है कि हमने डिलिमिटेशन भी करनी है और उसके जो हमारे मुशतरका वफादात कौंसिल के तहत डिजिटल मरदमशुमारी का भी इंतजार करना है, तो वो 30 अप्रैल को मुकम्मल होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जो अंदरूनी मशीनरी है वो बड़े दोनों ऑप्शन पे काम कर रही है। अब उन पर अगर आइन का आर्टिकल देखा जाए 224 को 90 दिन में इंतखाब करवा दे रहे हैं और ये 5 साल के लिए होंगे, ये कोई इंटरम इलेक्शन नहीं है, ये 5 साल के लिए इलेक्शन होंगे दोनों सूबाई असम्बलियों के। लेकिन मुमकिन है कि कौमी असम्बली में जो इस्तीफे दिए जा रहे हैं इमरान खान साहब के, वो उनका इलेक्शन ना हो, उस पर कह सकता है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के भी हम फिलहाल इसके ऊपर हम इलेक्शन नहीं करवा रहे और वो इलेक्शन करवाएंगे दोनों सूबों में। अगर दोनों सूबों का भी इंतखाब मुलतवी करना चाहें तो ये भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं कि ऐसे हालात पैदा हो जाए, ऐसे सरकमस्टेंसेस पैदा हो जाए, नागुज़ीर हालात पैदा हो जाए कि आप अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करने में आपको दिक्कत पेश आ रही हो, तो आप उसको ना करें। उस पर आइन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं है, ये आइन के आर्टिकल 234 में वाज़ह लिखा हुआ है। लेकिन बाकी इलेक्शन कमीशन की अपनी मशीनरी है, अपना राइट है, अपना मेरिट है, जो फैसला करना चाहे। वेरी राइट सर, आखिरी सवाल, क्या इलेक्शन कमीशन, क्योंकि बहुत एतराज़ात हैं इलेक्शन कमीशन पे, बहुत ज़्यादा इस वक्त मुतनाज़ भी किया जा चुका है, इतने सारे इल्ज़ामात के बीच में क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन इस पोजीशन में है कि दो असम्बलियों के इंतखाबात जो कि 90 दिन में होना है वो करवा सके? और अगर जनरल इलेक्शन की जानिब जाता है 2024 में, तो क्या इलेक्शन कमीशन इस पोजीशन में है सर कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवा सके सर? देखो जी, एतराज़ात करने की तो हमारी फजा शुरू से ही है। आज तक पाकिस्तान के कोई भी इलेक्शन जो कराए गए हैं उन्होंने हारने वाली जमातों ने इस पर एतराज़ात किए हैं। मौजूदा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर इमरान खान साहब जो है शदीद एतराज़ात कर रहे हैं, उसमें कुछ और वजूहात हैं, तो कुछ और मामलात हैं जिसकी बना पर वो एतराज़ात कर रहे हैं। अगर वो फॉरेन फंडिंग केस को ख़त्म कर देते, अपना ये इलेक्शन पाकिस्तान उसको ख़त्म कर देते, हाशबाश कर देते, तो इमरान खान साहब में जाके चीफ इलेक्शन कमीशन के हाथों में ले लेते। तो ये तो जाती मामलात हो रहे हैं, कोई सियासी मामलात नहीं है, ये जाती मामलात हैं, ये सबको पता है। ये जो उनकी पार्टी जो इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ करे वो करें, अब कोई इदारा आपको इतराज करने से महफूज नहीं रहा। हमारी आर्मी जो है वो अंडर हिट है। इमरान खान साहब आर्मी इतराज कर रहे करें, अच्छी बात है। टाइम खत्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। नाज़रीन, वक्त ब्रेक का, बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। मेरे साथ माशी अमूर के माहिर शबर जैदी साहब मौजूद हैं। शबर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, माशी गर्दाब में फंसा है ये पाकिस्तान, क्या लगता है कि इस गर्दाब में हम निकल पाएंगे या बस एक उम्मीद रखते हैं हर दफ़ा और फिर वो उम्मीद से वक्त गुजर जाता है, बट वो हालात जूं के तू हैं बल्कि मज़ीद बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं? सर देखिए, तीन चीज़ें की उम्मीद कर रहे थे हम। एक सऊदी अरब की सपोर्ट थी, एक यूएई की सपोर्ट थी और कुछ थोड़ा हमें जेनेवा की कॉन्फ्रेंस से पैसे मिलने थे। उनमें एक थोड़ा बहुत पैसा तो आया है और एक थोड़ी सी से कहते हैं कि सांस लेने की जगह बनी है, मगर जो जिस गर्दाब में हम फंसे हुए हैं उससे निकलने का कोई रास्ता मेरी नज़र में नहीं है।
और पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता परेशानी की तरफ बढ़ रहा है। और कोई ऐसा कदम हम गवर्नमेंट नहीं उठा रही, मतलब हम अपने तौर पे नहीं उठा रहे जिससे हम अपनी इस पोजीशन को सही कर सकें। हमारी एक अजीब सी माइंडसेट डेवलप हो गई है कि हम ये चाहते हैं कि कोई बाहर वाला आके हमें पैसे दे दे, या बाहर वाला आके हमें गाइड कर दे, या बाहर वाला आके हमारे लिए कुछ कर दे। हमने अभी तक पिछले 7-8 महीने, 9 महीने, 10 महीने से जब से पाकिस्तान के ये माशी हालात ख़राब हुए हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो हमारा अपना किया हुआ है। इस बुनियाद पर मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान किसी बुनियादी माशी खराबी से बाहर निकला है। जैदी साहब, सऊदी अरब से जो हमें $2 अरब, यूएई से $1 अरब, जनेवा वाले पैसे तो सर वो रिहेबिलिटेशन में यूज़ होंगे, वो तो एनजीओ उसमें इन्वॉल्व होंगी। वो जो यूएई और सऊदी अरब पैसा दे रहा है वो भी यूटिलाइज करने के लिए तो नहीं दे रहा ना सर, वो तो रख रहा है कि बैंक में रख दूंगा, आप अपने रिजर्व शो करा लीजिएगा। तो उनका भी तो इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा पाकिस्तानी इकोनॉमी में, जो एक हम ले मैन के तौर पर समझते हैं सर। देखिए, इस वक्त एक बड़ी पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान में ज्यादती ये हो रही है कि डार साहब ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक इकोनॉमी जो है जिसमें डॉलर का रेट तकरीबन फिक्स्ड है और वो 228 या 200 जो भी अमाउंट बनता है, और रिजर्व भी हमारे वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ खड़े थे। तो उस लिहाज से पाकिस्तान एक सामने की लिहाज से बेहतर पोजीशन में चला गया है, मगर उसकी वजह से जो सामने वाला अनडॉक्यूमेंटेड या हवाला मार्केट है वो खड़ी हो गई है, और पाकिस्तान का डॉलर वहाँ 250-260 रुपए का है। तो जो पाकिस्तान की रेमिटेंसेज आनी हैं और जो एक्सपोर्ट आनी हैं, ये आप समझें कि आप एक बंदा जो कि मरीज है उसका इलाज नहीं कर रहे बल्कि उसको अपने बाहर से ऑक्सीजन लगा दी है। तो आपने जो एक पर्दा सा डाल दिया है उस चीज के ऊपर जो तबाही आने वाली है, और शायद ये इन्होंने इसलिए किया है कि इन्हें पता है कि गवर्नमेंट ने चले जाना है, तो और ये डॉलर को आगे जाकर 260-280 पे आ जाना है, और अभी वो नहीं चाहते कि एकदम से फॉल आए। तो ये एक आप समझ लें कि एक मैकेनिज्म इन्होंने अपनाया है जो पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है। और शायद जो अब जब रिव्यू होगा वर्ल्ड बैंक IMF का तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मगर शायद ये लोग इसके लिए तैयार हैं और ये कह देंगे ठीक है जी, हम तो IMF की बात नहीं मान रहे, और इस बेस पर इलेक्शन में वेरी राइट सर। आपने आपका ये एक ओपिनियन आपने पहले भी दिया था कि इमरान खान साहब ने वो IMF को अगर प्लान को लेके चलते तो सूरत हाल बेहतर हो सकती थी। तब हमारा ओपिनियन ये था, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और जो सहाफ़ी हजरात हैं जो सियासत को समझते हैं, कि इमरान खान साहब को पता था कि वो जा रहे हैं, लिहाजा वो IMF प्लान को कंटिन्यू ना किया उन्होंने अपने मफाद में। अब आप कह रहे हैं कि ये लोग अपने मफाद में, तो मतलब दोनों लोग, ये तमाम सियासी तबका अपना अपना मफाद देख रहा है। शब्बर ज़ैदी, अदनान हैदर और ये सुनने वालों के लिए कोई नहीं सोच रहा, आप ये कह रहे हैं। ये तो पहले कभी पाकिस्तान में सोचा है किसी ने? कभी दावे तो बहुत करते हैं ना सर। इसहाक डार साहब तो ब्रीफ केस लेके आए कि वो डॉलर कम कर देंगे, माशी हालत बेहतर कर देंगे पाकिस्तान के। तो मुझे एक बात बताओ ना, पाकिस्तान में कभी 47 से लेकर आज तक कभी किसी ने सोचा है अपने अलावा किसी का? तो आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हो ये सोचेंगे? आप मुझे बताएं ना, एक आदमी बताएं जिसने सोचा हो आपके बारे में या मेरे बारे में। तो अपने बारे में सोचते तो फिर हम क्यों परेशान है कि ये सोच रहे हैं? तो हमें एक्सपेक्टेशन है अपने बारे में सोचेंगे। सर, बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमी, सर ये बताइएगा सबसे ज्यादा नुकसान इस माशी गर्दाब में जहां हम फंसे हैं वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने दिया या इसहाक डार साहब ने आके दिया? सर नहीं, इसहाक डार तो सिर्फ एक काम करने वाले, ये नवाज शरीफ साहब का आइटम है। नहीं सॉरी, मैं इसको जरा एक्सप्लेन अगर कर दें आप सर, क्या मतलब क्या किस तबाही के जिम्मेदार मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी है। वो एक्चुअली इंपोर्टर के नुमाइंदे हैं। उन्होंने पाकिस्तान में डॉलर को इंपोर्ट को एनकरेज करके पाकिस्तान की इंडस्ट्री को तबाह किया और पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को डिप्लीट किया। तो वो आज इतना बड़ा गैप हो गया कि पाकिस्तान अब खड़ा नहीं हो सकता। बेसिकली एक तो इंडस्ट्री बैठी तो एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई और डॉलर डिप्लीट हो गए, तो पाकिस्तान तबाह हो गया। 92 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान खत्म हो गया था टेक्निकली स्पीकिंग।
वेरी सर, जब हम अब करंट सिचुएशन की बात करते हैं, व्हाट आर द सॉल्यूशन? सर, हर मसले का हल जरूर होता है। जब हम फिगर्स की बात करते हैं तो फिगर्स में कहीं ना कहीं सॉल्यूशन जरूर होता है सर। तो अभी क्या करना चाहिए पाकिस्तान को कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं सर? ये सॉल्यूशन देखो, मरीज जब बीमार होता है तो सॉल्यूशन जब होता है, सॉल्यूशन में जब ये तो नहीं हो सकता कि जब उसको एक दवा दी जाएगी तो फिर उसको तकलीफ नहीं होगी। तो कीमोथेरेपी हो या सर्जरी हो, दोनों में तकलीफ होगी ना। तो हमारी कोशिश है कि हम तकलीफ के बगैर इलाज कर लें। तो सबसे पहला मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़े अरसे से कह रहा हूँ, जो आप लोग नहीं मानते कि बाजार बंद करें 6 बजे, आपने बंद कराए। लेकिन लोग कहते हैं उससे माइनर इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो तो आपके दोस्त हैं ना सर, सारे ताजिर बरादरी आपके चाहने वाले हैं, आपके 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 साथ उतना बैठना है उनका, वो मानने को तैयार नहीं। अदनान हैदर तो तैयार है, अदनान हैदर तो कहता है भाई दोपहर में जाकर सौदा ले आऊंगा मैं। मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा तो मेरे दुश्मन है, मैं ही तो था जिन्होंने सीएनए कार्ड लगाया था, याद नहीं? मेरे तो सबसे बड़े दुश्मन है वो। पाकिस्तान में अगर उनका दुश्मन है तो वो मैं हूँ बेसिकली। मैं तो वही तो इसलिए सीएनआईसी कार्ड लगवाया था उनके ऊपर, याद नहीं है मेरे जमाने में क्या हुआ था? तो मेरे तो आपके दोस्त होते हैं, मेरे दोस्त तो कभी भी नहीं है। क्यों नहीं बंद करते? क्यों नहीं? आप पाकिस्तान में बड़ी गाड़ियों को सड़क पे क्यों आने दे रहे हैं? आप क्यों नहीं कहते कि 2000 सीसी बड़ी गाड़ी सड़क पे नहीं आएगी? आपने कभी अपने प्रोग्राम में कहा किसी को? आप एक प्रोग्राम चलाएं। नहीं, वो इसलिए नहीं कह सकता, मेरे प्रोग्राम में अक्सर लोग आते हैं, उनके पास होती बड़ी गाड़ी है ना सर, वो मेरे पास आना छोड़ देंगे। सर मेरे फिर ठीक है, अगर तुमने ये बोल करो, फिर तो फिर आना छोड़ दे तो फिर करो, बुक तो फिर तुम क्या कर सकते हो? मेरा सवाल है, मैं तो 1300 सीसी गाड़ी में आता हूँ, 1300 सीसी गाड़ी चलाता हूँ, जबकि मैं हाईएस्ट टैक्स पेयर भी रह चुका हूँ इस साल में पाकिस्तान का। फिर वेरी सर। अच्छा सर, अब टाइम बार बार एहसन साहब कह रहे हैं कि टाइम खत्म हो रहा है। सर एक चीज बताइएगा, सिचुएशन इस पॉलिटिकली बहुत टेंस चल रही है, और वोट मांगने के लिए जब लोग बाहर निकलेंगे तो वोटर पूछेगा भाई दिया क्या, किया क्या, तो कंपेयर करेंगे खान साहब के टाइम को मौजूदा टाइम के साथ। इनसे कोई भी फिगर मेंटेन नहीं हुआ, वो रेमिटेंसेज हो, वो इन्फ्लेशन हो, वो डॉलर रेट हो, वो पेट्रोल की प्राइस हो, वो आटे की कीमत हो, वो दालचीनी की कीमत हो, कोई एक चीज इनसे मेंटेन नहीं हो सकी सर। डबल पे रेट चले गए, तो क्या उसमें इनका कसूर है? देखो, एक बात तुमने बात की ना कि वोट मांगने के लिए जाएंगे, तो मेरा व्यू है कि वोट मांगने के लिए ये जरूर जाएंगे, मगर लोग वोट देने के लिए निकलेंगे नहीं। वो होगा जो कराची में पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी नहीं जीती है, ना बेईमानी हुई है। बेईमानी हुई होगी थोड़ी बहुत, मगर हुआ ये कि पब्लिक ने कहा कि हमें इस पर यकीन ही नहीं है। ये अगर आ भी जाएंगे फर्क क्या पड़ेगा? देखिए, कराची का जो इलेक्शन है बड़ा इंटरेस्टिंग है। कराची में क्या हुआ कि पब्लिक, पीटीआई तो इलेक्शन लड़ रही थी ना, एमकेएम तो इलेक्शन नहीं लड़ रही थी, पीटीआई इलेक्शन लड़ रही थी, तो पीटीआई के वोटर क्यों बाहर नहीं निकले? पीटीआई के वोटर बाहर क्यों नहीं निकले? उन्हें इस बात का यकीन था कि पीटीआई आने कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर लोकल बॉडी में हम जीत भी गए। मुझे ये शक है कि आइंदा इलेक्शन में वोटिंग इतनी कम होगी कि लोग परेशान हो जाएंगे, और वही बात होगी जो आज कराची में हुई है। ठीक है, आप जीत के आ जाएंगे, मगर पब्लिक के लिए कोई रेलेवेंस नहीं होगी। आज कराची में जो वोटिंग हुई है वो मेरा ख्याल है 10 से 12% के ऊपर वोटिंग हुई है। 5-5 हजार, 4-4 हजार, 2-2 हजार पे लोग जीत के आए हैं। ठीक है, वहां भी ये होगा, नेशनल असेंबली में लोग वोट नहीं डालेंगे। तो ये पब्लिक की मैंडेट, मेरे हिसाब से पब्लिक की मैंडेट पॉलिटिकल पार्टी पे से खत्म हो रही है पाकिस्तान में। पब्लिक सर का एक आखिरी सवाल सर, अगर ये पॉलिटिकल सिचुएशन इसी तरह रही और वफाक में भी निगरान सेटअप आ गया, तो आईएमएफ प्रोग्राम का क्या बनेगा सर? आईएमएफ प्रोग्राम चलता रहेगा, जो आईएमएफ कहेगा वो निगरान करेंगे, और अगली गवर्नमेंट को करना पड़ेगा आगे। देखिए, ये तो नहीं कर रहे ना, सवाल तो ये है ना, ये तो नहीं कर रहे ना आईएमएफ प्रोग्राम। बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई इन्होंने, ना इन्होंने टैक्स का नया लॉ ला पा रहे हैं, ना ये आगे करेक्शन करने वाले हैं। तो आईएमएफ का प्रोग्राम तो डिलेड हो गया ऑलमोस्ट। तो केयर टेकर आएंगे, वो आईएमएफ का प्रोग्राम करेंगे, और अगली गवर्नमेंट आके कराएगी उसको। मतलब शहबाज ज़ैदी साहब ये कह रहे हैं कि अगर आईएमएफ प्रोग्राम आया तो जो जहां पे आज डॉलर है, जहां पे आज प्राइसेस हैं, वो तो बढ़ जाएंगी सर 20, 30, 40% और। तो अगर नहीं बढ़ेंगी तो क्या आप ये चाहते हो कि पाकिस्तान में कल को सारी एलसीआं बंद हो जाएं? आज तो आप कुछ एलसीआं रोक के बैठे हो ना। अभी तो लोगों के पास दवाएं हैं, पेट्रोल है, चीजें आहिस्ता आहिस्ता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता बाजार ड्राइव हो रहा है ना। आहिस्ता आहिस्ता जब इम्पोर्ट को आपने बैन लगाया हुआ है इफेक्टिवली, आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव हो जाएगा, फिर क्या करोगे? ये तो थोड़ी सी बहुत छोटा सा सोच है ना, ये आइंदा सही हो जाएगा।
परेशान नहीं हो सर, परेशान नहीं हो। अभी हम भी यहाँ बैठे हैं, आप परेशान नहीं हो, पाकिस्तान के देखने वाले मौजूद है, डोंट वरी अबाउट इट। सर वेरी राइट, बहुत शुक्रिया शबर जाहिद साहब। नाज़रीन वक्त तो एक ब्रेक, जो शबर साहब ने बातें की माशी लिहाज से सिचुएशन इज़ नॉट वेरी गुड। एक ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान में ये इससे कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल अबतर है और उस पर संजीदा होकर सोचने की ज़रूरत है। और फिर जब दूसरी जानिब हम सियासी सूरत हाल की बात करते हैं तो मुसलसल एक अनसर्टेनिटी और अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है। पंजाब असम्बली, KPK असम्बली, वफाक में भी सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब दिखाई देती है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जब हम नज़र डालते हैं पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की जानिब, गो मीडिया पर उसको उतना टाइम नहीं दिया जाता, ना उस पर बात की जाती है, अखबारात में भी बड़ा कम उसको डिस्कस किया जाता है। बट दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन कि पाकिस्तान में TTP ने अपनी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा बढ़ा दिया है। TTP के पास अब सेफ़ हेवन है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो वाया अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में उन्होंने हमलों को बढ़ाया है और अपना जो उन्होंने एरिया था उसको भी इन्हांस कर दिया है। जो दीगर शिदत पसंद ग्रुप पाकिस्तान में थे उनसे भी उन्होंने इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन जो है वो शुरू कर दी गई। तो हमने कहा कि ज़रा इस पर भी, हम साल का शुरू है, पहला महीना, तो हम ज़रा इस पर भी बात करें। लेकिन अफसोसनाक बात हमें ये मिली कि हम तो ये समझ रहे थे कि शायद इन द एंड ऑफ 2022 और फिर स्टार्ट ऑफ 2023 ये हमले बढ़ रहे हैं। लेकिन 2022 को जब हम सामने रखते हैं और कंपेयर करते हैं 2021 से, तो तकरीबन 40% 2021 के मुकाबले में दहशतगर्दी 2022 में बढ़ी है। और जो कुछ फिगर्स हमने इकट्ठे किए हैं उसमें 376 टेररिस्ट अटैक हुए हैं, जिसमें अराउंड 533 लोगों की जो है उसमें हलाकत की इतलात भी हैं और 1000 के लगभग लोग जो हैं वो उसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। और ये फिगर जो है वो जो ये सर्वे आया वो ये बताता है कि दिसंबर तक ये फिगर इंक्रीज़ हुआ है और ग्राफ इसी तरह रहा तो ये ऑफकोर्स 23 में मज़ीद बढ़ता जाएगा। नए आर्मी चीफ को जहाँ मुल्की मामलात में बड़े चैलेंजेस हैं, माशी चैलेंजेस को भी वो टेकअप कर रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ गो न्यूट्रल पोजीशन पर हैं, बट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टेंशन इम्पैक्ट ज़रूर डालती है पाकिस्तान के एक बड़े इदारे के ऊपर। तो ये जो मसला है सिक्योरिटी का और दहशतगर्दी का, ऑफ कोर्स दिस इज़ अ मेजर चैलेंज। इससे कैसे नए आर्मी चीफ और पाकिस्तान आर्मी जो है वो इसको काउंटर करेगी, क्योंकि गुज़श्ता 20-22 सालों से मुसलसल कुर्बानियाँ देती चली आ रही है पाक फ़ौज। तो अब सूरत हाल ज़रा कशीदा है। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब ने। लोधी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर मैं सबसे पहले तो हम स्पेसिफिकली इस टॉपिक पे बढ़ने से पहले अगर एक अपना ओपिनियन इस पे दे दें कि जो हमारे माशी और सियासी सूरत हाल हैं, इस सूरत हाल में दहशतगर्दों के बढ़ते हुए हमले और बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल, तो कहाँ देखते हैं आप पाक फ़ौज के मोराल को, उनके ऑपरेशंस को और उनकी कार्रवाइयों को? सर देखिए जी, पाक फ़ौज का अल्लाह ताला के फजल से अभी तक तो मोराल ठीक है और अल्लाह करे कि अच्छा ऐसे ही चलता रहे। लेकिन एक चीज़ जिसका खदशा है और वो हम सबको उसका इदराक होना चाहिए कि फ़ौज जो है वो सोसाइटी ही का परतव है, वो सोसाइटी ही के लोग हैं और वो ऐसा ही सोचते हैं जैसा कि आप और हम लोग सोच रहे हैं जो कि बाहर है फ़ौज से। और अगर जो कुछ मुल्क में हो रहा है उसका अगर इफेक्ट आपके मोराल पे पड़ रहा है और अगर मेरे मोराल पे पड़ रहा है, तो इरिस्पेक्टिव के फौज जो अपने काम कर रही है उसमें कामयाबी नाकामी वो तो एक अलग चीज है। लेकिन ओवरऑल मुल्की सूरत हाल को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए, अंदरूनी इंतशार को देखते हुए, जैसे एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए उसको देखते हुए, जो इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल और उसका जो नतीजा है इकोनॉमिक तकरीबन मेल्टडाउन, तो उन सब का अगर हम ये कहें कि वो पत्थर के बने हुए हैं और उनके दिनों पे कोई असर नहीं हो रहा, तो ऐसा तो नहीं है मेरे भाई। उनके मोराल पे असर होने के बड़े इम्कानात हैं। अल्लाह ताला उनको बचा के रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, वो अपने काम में जो कोशिश हैं उस पर वो मरकूज अपनी तवज्जो रखें, लेकिन इससे वो पहलू तय नहीं कर पाएंगे। अच्छा जनाब साहब एक और कमेंट कीजिएगा, क्या ये महज इत्तफाक हुआ कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो बहुत तारीख में सबसे बुरी है? मतलब हम तो खैर, मैंने तो 1960 के पुराने अखबार पढ़े, तब भी यही हेडलाइन लिखी होती थी सुपर लीड कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। वो तो हमने हमेशा यही सुना, यही पढ़ा, यही देखा। लेकिन अब जो माशी सूरत हाल है, फिगर्स ये बताते हैं कि वो बहुत बुरी है। बुरी माशी सूरत हाल और इस कदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है
और फिर ये बढ़ती हुई दहशतगर्दी, ये दहशतगर्दी का बढ़ जाना ये महज इत्तफाक है या इसमें ये जो दो दीगर एलिमेंट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनकी वजह से भी दहशतगर्दों को मौका मिला है कि वो ज़्यादा अपने आप को एक्सेलरेट करें? की गुंजाइश ही नहीं है। इंटरनल कमजोरी जब पैदा होती है, ये देखें ना, जब इंस्टेबिलिटी हो पॉलिटिकल, और फिर जैसे आपने कहा कि माशी इंस्टेबिलिटी हो, और फिर जितनी सब वो माशियात तो उसकी बुनियाद है ना। वो कहते हैं मनी मेक्स द मेयर गो। तो अगर आपने एक चमकदार फौज रखी हुई है तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि ये किसी बुनियाद पर है, और उसकी माशी बुनियाद भी एक बहुत बड़ी बुनियाद है। ये तो एक अंदरूनी फैक्टर है, लेकिन बाद में जब मैं आपसे बातचीत करूंगा तो आप कुछ बैरूनी फैक्टर्स का मैं जिक्र करूंगा जिसका ताल्लुक हमारी फॉरेन पॉलिसी से है, जिसका ताल्लुक हमारे नेबरिंग कंट्रीज की सिचुएशन से है, जिसका ताल्लुक बड़े मुल्कों की यहाँ पर इंटरेस्ट से है। वो ज्यादा बड़े फैक्टर हैं, और वो हमारे दुश्मनों ने हमारी कमजोरी से पूरा फायदा उठाया, और क्यों ना उठाएं। ये तो जब दुश्मन है तो वो तो दुश्मनी निभाएंगे। ये तो हमें देखना है कि हमें अपने तौर पे क्या करना है, कैसे अपने दिफा को मजबूत करना है, और इसमें ये सारी चीजें शामिल हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। वैसे जनरल साहब, क्योंकि जब से अफगानिस्तान में तालिबान आए हम सब ये उम्मीद कर रहे थे, खदशा ज़रूर ज़ाहिर होता था, बिकॉज हमने काफ़ी आपके साथ मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में रहे उन दिनों में जब ये तालिबान पावर में आए, अमेरिकन जा रहे थे। आपने कहा था खदशा ज़रूर है कि सेफ़ हेवन हो सकता है, बट हम कंफर्म नहीं कह सकते कि तालिबान जो हैं वो अलाउ करें टीटीपी को या किसी भी ग्रुप को कि वो अफगान सॉइल इस्तेमाल करें अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन अब सूरत हाल सर बिल्कुल जो है खदशात ख़त्म हो गया। अब तो वाज़ेह हो गया ना सर कि सारे हमले जो टीटीपी करती है वो वहाँ से प्लान होते हैं, वो वहाँ रहते हैं। टीटीपी अपनी प्रेस रिलीज़ जारी करती है, वीडियोज़ जारी करती है। मुफ्ती नूर वली महसूद जो है वो एक कॉन्वॉय के साथ मूव करता हुआ नज़र आता है। तो ये तो सारा कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, और अफेक्ट जो है दहशतगर्दी जो बढ़ रही है वो पाकिस्तान में बढ़ रही है सर। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं अफगानिस्तान वाले फैक्टर पे आता हूँ। पहले आपके और मेरे, हमें ये क्लियर होना चाहिए, आपके नाज़रीन को क्लियर होना चाहिए कि हम अपने ज़हन में ये बात ज़रूर रासिख कर लें किसी तरीके से कि इस खित्ते में जो मुख्तलिफ मुल्कों के इंटरेस्ट हैं वो क्या है। कौन चाहता है कि यहाँ पे अमन हो, कौन चाहता है यहाँ पे अमन ना हो, कौन अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसका दुश्मन है, कौन है जो ईरान का दुश्मन है, और कौन चाहेगा कि हम पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान के साथ ठीक ना हो, पाकिस्तान के ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ ठीक ना हो। ये सारी चीज़ें तो आप एक तरफ रख दें, इन पर ज़्यादा आप भी जानते हैं, आपके नाज़रीन भी जानते हैं। देखिए, जब हम कहते हैं कि हमें अफगान तालिबान की हुकूमत से बहुत उम्मीदें थी, तो साथ ये भी बात साथ ही कहें कि उनको भी हमसे बहुत उम्मीदें थी, और उम्मीद वन साइडेड नहीं हो सकती। वो एक आज़ाद मुल्क है, उनको क्या उम्मीदें थी हमसे, इसके आप भी जानते हैं। उनका ख्याल था कि हम कुछ मुल्कों से मिलकर उनको रिकग्नाइज करेंगे, बजाय इसके कि दुनिया के साथ खड़े हो जाए। और दुनिया जो कह रही है कि जी वहाँ पर ये नहीं है और वो नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें कुछ जायज़ मुतालबे हैं, हमारा मुतालबा भी है। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं ये वादे कर दूं कि जो उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम है वो हमारी नहीं है, वो मेरी भी नहीं है। उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो हमारा नहीं है, वो मेरा भी नहीं है। लेकिन वो एक मुल्क है, उसको हमने एज ए मुल्क ट्रीट करना है। ऐसे नहीं ट्रीट करना कि जी हमने चूंकि आपका ये ख्याल रखा था, आपकी फैमिली का ख्याल रखा था, आपको हमने स्कूलिंग फराम की थी, आपके बच्चों को आप इतने हमने आपके रखे हुए लोग, तो आप अभी हमारे ऊपर ये एहसान करें। उनको इस वक्त एज ए कंट्री जो रिक्वायरमेंट है उसको आप ध्यान में रखें। वेरी राइट। लेकिन जनरल साहब एक चीज सर, कथा कलामी की माफी, एक चीज जरा बताइएगा। हम तो ये समझ रहे हैं पिछले 1.25 साल 1.5 साल से कि हम उनको एज कंट्री ट्रीट कर रहे हैं, उनके डेलीगेशंस, उनके भले वो कायम मकाम या अबूरी या वक्त के लिए वो हुकूमत है, उनके फॉरेन मिनिस्टर को, उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनको हम ऑफिशियल ट्रीट कर रहे हैं। सर आप ये कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान को एज कंट्री ऑन बोर्ड नहीं कर पाए सर? उसकी वजह यह है कि देखें, एक मौका था कि आपने भी सुना और हमने भी सुना, अमेरिका ने कहा कि जी मुझे अभी इस खित्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। सबने भी ये कहना शुरू कर दिया जी बस अब वो यहाँ से छोड़ के चले गए, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। जबकि मैं शोर मचा रहा था कि उनकी दिलचस्पी यहाँ पे खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि चीन को उन्होंने रोकना है, अफगानिस्तान के अंदर ही रोकना है। अफगानिस्तान में जो उनको हजीमत का सामना करना पड़ा, उसका उन्होंने बदला उतारना है। तो वो दे आर बैक, और वो जो कुछ कर रहे हैं, कुछ हमें नजर आ रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो अफगानों को भी वो नजर आ रहा है कि एक स्पेस उन्होंने फिर हासिल की है पाकिस्तान में। तो ये भी याद रखें। सिर्फ आप और फिर जिस तरीके से उनके ट्रक आते हैं, उनके लोग आते हैं, कभी जाके आप
बॉर्डर के ऊपर वो जरूर फिल्म बंदी करें। मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप अपनी टीम भेजें पब्लिक न्यूज की, जाके दिखाए कि वो कितनी लंबी लाइन होती है, उनको किस तरीके से जलील किया जाता है और वो कितना इंतजार करते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी गठड़ियां देकर नीचे ट्रालों के पीछे छुप कर आते हैं कि कोई 5-10 रुपए यहाँ से कमा कर ले जाएं। तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि साफ ज़ाहिर है वो हम उनको अपना भाई समझते हैं और हम चाहते हैं कि एक ब्रादर इस्लामी मुल्क है, उनके साथ हमारे ताल्लुकात ठीक रहे। लेकिन बहुत सारी चीजें फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी मामला से रिलेटेड है। तो एक हमगीर अप्रोच हमें चाहिए होगी, जिसमें हमें अपना काइनेटिक्स भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ, और डिप्लोमेटिक प्रेशर इस्तेमाल करना पड़ेगा अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज लाइक चाइना, ईरान, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तुर्की, कतर। एक बड़ा वफद लेकर जाए, उनको कहिए इनफ इज इनफ, हम ये चीज बर्दाश्त नहीं कर। आपकी तो ताकत खड़ी है, आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपका फॉरेन मिनिस्टर तो एक दफा नहीं गया उस मुल्क में जो मुल्क इस वक्त सबसे अहम है आपके लिए। तो मेरे भाई हमारे अपने किए हुए काम काफी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मैं उनको कोई डिफेंड नहीं कर रहा, ना ही कोई कर सकता है। उनको भी सबक सिखाने की जरूरत है, उन पर भी प्रेशर डालने की जरूरत है, लेकिन ये काम एक जहद का नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ फौजी काम नहीं है। कंफ्यूजन सर, एक चीज और भी है, स्टिल देयर इज कंफ्यूजन, क्योंकि गो बीएलए भी एग्जिस्ट करता है, कुछ और ग्रुप भी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, दाइश का भी एक बड़ा खतरा पाकिस्तान को, बट सबसे मेजर खतरा वो टीटीपी से है। अब हम टीटीपी से मुज़ाकरात करें या ना करें, किए तो वो कामयाब नहीं हुए, फिर किए तो कामयाब नहीं हुए, तो अब तीसरी दफा के बारे में वी आर कंफ्यूज्ड। व्हाट यू सजेस्ट एज ए डिफेंस एक्सपर्ट सर? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि एक हुज्जत पूरी हो गई जिसका पूरा करना जरूरी था, क्योंकि कुछ लोगों के ज़हन में ये था, जिनमें मैं भी शामिल था, कि शायद ये अभी कमजोर हो गए हैं काफी, और कमजोर हो भी गए थे। लेकिन फिर ये किसने किया आपके ख्याल में, कि जब दाइश और टीटीपी और बीएलए का एक मुरक्कब बन गया, उनके पीछे उनको आपस में उन्होंने यकजहती पैदा की, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ वो अटैक करने लगे जब पाकिस्तान की साइड आती है, और वहां पर जो है वो सामने दाइश है जो वो अपने काम कर रहा है। तो ये बात समझने की है कि इसका मतलब ये है कि हमें एक साइड पर तो सख्ती से निपटना पड़ेगा, टीटीपी के साथ अपने इलाके में निपटना चाहिए, जहां अलबत्ता जब भी हमारे पर फायरिंग हो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, हमें उसका बहुत सख्त जवाब देना चाहिए, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन किसी भी तरीके से हमें अफगानिस्तान की हुकूमत से खुली जंग मोल नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत बड़ा आप समझें कि एक गड़बड़ हो जाएगी, और हमें अपने ज़हन में रखना चाहिए कि अफगानिस्तान में पिछले मुश्किल मरहला होगा सर। जनरल साहब, जिसका तज़किरा आप करें कि रिस्पॉन्ड करना है बट जंग नहीं करनी। एक चीज़ सर मैं पूछना चाहूँगा, आखिरी सवाल, हमने ज़रब अज़ब देखा, हमने रद्दुल फसाद देखा, तो मौजूदा चीफ भी कुछ इसी तरह का ऑपरेशन प्लान करेंगे या उनकी स्ट्रेटजी बदल भी सकती है सर? जी, मैं समझता हूं कि मौजूदा चीफ को आई एम श्योर कि वो ये बात समझते हैं जो मैं करने लगा हूं, लेकिन फिर भी मैं अपना फर्ज समझता हूं कि मैं ये बात आपके तौसर से पहुंचाऊं कि सबसे पहले बड़ी पिक्चर पे गौर करें कि किसके साथ खड़े होना है और कौन आपका संगी नहीं है। चाहे वो जितना भी आपको कहे कि हम आपकी मदद करेंगे और आपको हम जो आपके बॉर्डर के ऊपर दहशतगर्दी है उसमें आपकी मदद करेंगे, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अब ये तो बीएलए भी जब साथ मिला हुआ है, और ये ईरान की तरफ से भी दहशतगर्दी सरहद से भी होती है, तो ये जाने कि ये कौन से ममालिक हैं जिनके कावड़ है दिल में, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं कि हमारे साथ अफगानिस्तान में क्या हुआ, जो किसी भी सूरत में अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहते, जो किसी भी सूरत में पाकिस्तान में अमन नहीं चाहते। ये पहले बड़ी पिक्चर बना लें कि हमें चीन को नाराज करना है या दोनों के साथ बैलेंस करना है, या बैलेंस हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि नहीं हो सकता। उसके बाद ये जो इसको एक दफा सख्ती से पूरे मामले को निपटें, और ये जो बलूचिस्तान का मामला है इसके अंदर सारे के सारे कैनेटिक्स इस्तेमाल करने के बजाय पॉलिटिकल ओनरशिप होनी चाहिए। अभी जैसे जो कुछ ग्वादर में हुआ, मैं ये समझता हूँ कि इसको हाई हैंडेडनेस के बजाय पॉलिटिकली रिजॉल्व करना चाहिए था, और सिर्फ वो उन लोगों को अलग करें जो कि लोगों के कहने पे बंदूकें उठाते हैं, उनके साथ बेशक अब लड़ाई करें, लेकिन एक जब लोग अपना कोई हक मांग रहे हैं, कहते हैं हमें यहाँ से गुजरने दें, हमें यहाँ पे कश्ती रानी करने दें, हमारे हकूक बहाल करें, उनके साथ उनको पकड़ के जेल में बंद करने का मतलब ये है कि ये आप दुश्मनों की लाइन के ऊपर चल रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा उनको कि बड़ी पिक्चर पहले देखें, ओनरशिप दें पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, और उनके असिस्टेंस में काम करें, ना कि खुद लीड लें।
हम का हर चीज में गवादर वाले मामले को भी पॉलिटिकली देखना चाहिए। आप ये कह रहे हैं गवादर में भी पॉलिटिकली चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए। वेरी राइट, कोई शक शुबे गुंजाइश नहीं है। वेरी राइट जनरल साहब, जनरल नईम लोधी साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में अमन होगा, क्योंकि ये कुर्बानी अब नहीं दे रहे हमारे फौजी, ये कुर्बानी पिछले 3 दहाइयों से हमारे फौजी जवान भी दे रहे हैं और हमारे आम शहरी भी इसमें कुछ 80,000 तो हम जानों का नजराना पेश कर चुके हैं इस दहशतगर्दी की वजह से। तो मेरे ख्याल में अब अमन होना चाहिए और उस अमन के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ज़रिए माशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में जो जनरल साहब कह रहे हैं कि कलेक्टिव प्लान, बड़ी पिक्चर जो है उसकी तरफ देखना होगा ताकि मुल्क के तमाम मसले बैक वक्त हल हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।